स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां पर यमुना नहाने गई 6 लड़कियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक बालिग और 5 नाबालिग किशोरियां बताई जा रही हैं और ये सभी डूब गई हैं। गांव वालों ने सभी को बाहर निकाल लिया है। सर्किल का पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और बेहोशी की अवस्था में सभी किशोरियों को अस्पताल लाया गया। स्वामी गांव नाथू नगला की ये लड़कियां रहने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। थाना सिकंदरा के नगला नाथू मौजा स्वामी का ये मामला है। बड़ा हादसा हुआ है। 6 किशोरियां नहाने गई और डूब गई और देखिए ये तेजी से रेस्क्यू चला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द पहुंचने के लिए और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहाँ की थी? यही नाथू नंगला स्वामी घाट की। क्या कर रही थी? नहाने आई थी। फिर एकदम वो इसमें धार तेज थी तो उसमें नहाते नहाते थोड़ी अंदर चली गई, वो वहां से डूब गई। कैसी स्थिति उनकी कैसी है? एक तो शायद खुद उम्मीद है और 5 तो। आगरा से संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? 6 लड़कियां डूबी थी, क्या स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए थाना सिकंदरा नगला नाथू है ये मौजा स्वामी, जहां यमुना किनारे पर एक महिला के साथ में कुछ बच्चियां अपने नहाने आई थी, खेत में काम कर रही थी, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी उनका बताया गया है। और उसी दौरान ये बच्चियां और महिलाएं नहाने चली गई थी यमुना नदी में, जिसमें कुछ बच्चियां डूबी थी। उनको बचाने के चक्कर में बाकी किशोरियां भी जब यमुना नदी किनारे तक पहुंची तो वो भी डूब गई। कुल 6 इसमें किशोरियां डूबी थी। ये सूचना मिलते ही जो ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे थे। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया तत्काल, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया है, 2 को बचा लिया गया है। तो स्थिति ये है अभी मौके पर। बाकी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, थाना सिकंदरा फोर्स और एसीपी सर्कल जो है हरि पर्वत, वो मौके पर मौजूद है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है और सुमित जानकारी दे रहे थे। और क्या अपडेट है, चूंकि अब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ चुका है, अधिकारियों को भी उन्होंने राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है सुमित? बिल्कुल, देखिए जैसे ही इस पूरे हादसे की जानकारी पुलिस फोर्स को मिली तो तत्काल जो एसीपी सर्कल का फोर्स है वो मौके पर पहुंच गया था और एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं। हर एक यहाँ जो ग्रामीण मौके पर मौजूद था उनसे उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। जो पूरा हादसा हुआ यही वजह रही कि जो कुछ बच्चियां थी उसमें नहाने गई, उनको बचाने के चक्कर में दूसरी बच्चियां गई और जो बच्चियां नहा रही थी ऐसा बताया गया जो प्रत्यक्षदर्शी उनके द्वारा कि वो शोर मचा रही थी। जो महिलाएं यहाँ मौजूद थी उनको लगा कि बच्चियां यमुना में नहाने के दौरान खेल रही हैं। उनको ये पता नहीं चल पाया कि वो डूब रही हैं और बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये हादसा हुआ वहां जो ग्रामीण है वो मौके पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ पास में काफी खेत हैं दूर दराज तक। तो कुछ ऐसे ग्रामीण यहाँ खेतों में काम करते हैं रोज, लेकिन आज कोई यहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे कि जल्द से जल्द बच्चियों को बाहर निकाला जा सके। सभी को निकाल लिया गया है बाहर। अब जो मृतकों का एग्जैक्ट डेटा है वो क्या है इस वक्त अभी? हेलो, जो मृतक लड़कियां हैं उनका क्या अपडेट है? देखिए इसमें पूरे हादसे में 4 किशोरियों की मौत हुई है। चारों ही नाबालिग हैं। 2 को बचा लिया गया है। जिस 2 को बचाया गया उनमें से एक जो किशोरी है बताया जा रहा है उसकी शादी भी तय हुई थी, अभी कुछ दिन बाद उसकी बारात भी आनी थी। और उसमें जो 4 किशोरियों की मौत हुई है वो जिस घर में मौत हुई है उनके ही रिश्तेदार में अपने रिश्तेदारी में यहाँ आई हुई थी। तो इस हादसे के बाद जो परिवार है उनमें कोहरा मचा हुआ है। सभी लोग ग्रामीण जो है वो मौके पर मौजूद हैं। सभी का यही पुलिस प्रशासन कहना है कि यहाँ अगर तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स आ जाता या एम्बुलेंस आ जाती तो शायद बच्चियों को बचाया जा सकता था। जो ग्रामीण है उनके द्वारा कहा गया है कि खुद बच्चियों को रेस्क्यू करके निकाला और अपनी बाइकों से बाहर अस्पताल तक लेके गए हैं। तो ये मौके पर अभी स्थिति है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। हर ग्रामीण से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको आगरा से बता रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 किशोरियों की मौत हो चुकी है। यमुना में नहाने गई 6 लड़कियां डूबी हैं और बचाने के चक्कर में कुछ और लड़कियां भी चपेट में आ गई, जिनके साथ भी वही हादसा हुआ। कुल मिला के अब तक जो मृतकों का आंकड़ा है वो 4 है। और आपको इसी खबर से जुड़ी और जो जानकारियां वो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। यमुना नदी में डूबकर 4 किशोरियों की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जिसमें एक पहले बालिग लड़की बताई थी और 5 नाबालिग किशोरियां भी डूब गई थी। गांव वालों ने सभी को बाहर निकाला और इस वक्त पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। हालांकि बहुत बड़ा ये हादसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। 4 किशोरियों की डूबने से मौत हो गई है। बेहोशी की अवस्था में सबको अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान 4 किशोरियों ने दम तोड़ दिया। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। बड़ा हादसा आगरा में हुआ है। 4 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। ये सभी नहाने के लिए गई थी और उसी दौरान पैर फिसला और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कुछ और लड़कियां भी इस हादसे की चपेट में आ गईं, जिसकी वजह से 4 लड़कियों की जान चली गई। आगरा से ये खबर आप देख रहे हैं। नोएडा में युवक पर थार कार चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया। लहूलुहान युवक को थार ने टक्कर मार दी। युवक सड़क से उछलकर नाले में जा गिरा। पहले हुई मारपीट और फिर रौंदने की कोशिश हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। थाना सेक्टर 24 के सेक्टर 53 की ये वारदात है। एक युवक पर थार चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। नोएडा से ये खबर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से चल रहा है। युवक पर थार चढ़ाने की कोशिश का मामला और ये वीडियो भी सामने आया है। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, ये वीडियो सामने आया है और अब आरोपियों के लिए उनको पकड़ने के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 53 में पहले 2 पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ। वहां सड़क पर मारपीट होती है और मारपीट होने के बाद उसमें एक युवक जिसकी पिटाई अधिक हुई थी वो घायल अवस्था में पैदल जो है वहां से भागने की या जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उन लोगों ने बाकायदा वो थार से एकदम से आते हैं स्पीड से और इस युवक को टक्कर मार देते हैं। इसके ऊपर कह सकते हैं थार चढ़ाते हैं तो ये उछल कर जो वहां पर बगल में नाला था वहां पर उसमें जाके ये गिरा है। उसको काफी चोटें आई हैं। पहले से ही उसको चोटें थी और जब कार ने टक्कर मारी है तो और चोटें आई हैं। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि 3 टीमें गठित करी गई हैं। आसपास के जो सीसीटीवी हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। किसकी गलती रही कि क्या वजह रही ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो युवक घायल है वो अनकॉन्शियस है। वो अपनी चीजें बता नहीं पा रहा है कि आखिर ये हुआ क्या था। लेकिन जिस तरह बीच सड़क पर इस तरीके की वारदात, पहले झगड़ा होता रहा वहां पर, तब भी वहां पुलिस नदारत रही। उसके बाद बाकायदा कार चढ़ा दी गई, तब भी वहां पुलिस नदारत रही। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके मंसूबे क्या थे। एक तरह से हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है और अब इसी आधार पर पुलिस की जो पड़ताल है वो जारी है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए दानिश। तो घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जारी है। योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। आज योगी कैबिनेट में 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव अग्निवीरों को लेकर था, जिसमें पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण मिलने जा रहा है। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा 3 साल में छूट मिली है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को लेकर एक बड़ी कहा जा सकता है कि प्रस्ताव जिस तरीके से चल रहा था उसको भी मंजूरी मिली है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय खोलने जा रही है सरकार। अन्नपूर्णा भवन ठीक होंगे। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय भी सरकार खोलेगी और गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विश्वविद्यालय को परमिशन मिली। अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी 4 साल के लिए, और उसके बाद इनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया। विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी सीमाब जुड़ चुके हैं। सीमाब, आज बहुत बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर, जो अग्निवीर और खास तौर से अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित थे, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और आज उसको लेकर बड़ा फैसला आ चुका है। क्या अपडेट है? इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव जो रखे गए उनको भी मंजूरी मिल चुकी है। सीमाब।
देखिए, कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसमें सभी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, जिसमें 11 प्रस्ताव रखे गए और 11 में से 10 पर मुहर लगी, 10 को पास किया गया। सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया वो हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही साथ 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा जो है वो दी गई है। एसीसी सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का प्रस्ताव रखा गया था। ये बात जो है वो बताई गई कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग में। इसके अलावा अग्निवीरों को लेकर एक फैसला लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 20% हॉरिजेंटल रिजर्व्ड जो है वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा और जो पुलिस भर्ती है, पीएससी की भर्ती है, उसमें 20% का आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा और 3 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। यानी कि जो अग्निवीर में देश की सेवा करेंगे 3 साल, अगर वो पलट कर वापस आते हैं यहाँ पर, तो उनको जो है वो नौकरियों का प्राविधान है और आरक्षण उस हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि जो दलित है अग्निवीर, तो वो दलित आरक्षण के तहत आ जाएगा और जो सामान्य आरक्षण है वो सामान्य आरक्षण के तहत आएगा, जो पिछड़ा आरक्षण है वो पिछड़े आरक्षण के तहत जो है वो आएगा। और तमाम और जो फोर्सेस हैं उसमें भी उनको CISF है, BSF है। अभी तक इसमें 10% ही आरक्षण था, लेकिन अग्निवीर करने के बाद अब 20% का आरक्षण जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह से 2000 अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन है 75 जिलों में, इनको भी बोला गया है तेजी लाने के लिए और इनको भी बनाने की बात कही गई कि तेजी के साथ इनको बनाया जाए। इन्हीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो राशन वितरण है वो यहीं से अब मिलेगा, राशन वितरण यहीं से होगा। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग का भी प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। इसमें तमाम ऐसी जगहें हैं घूमने फिरने की जहां पर स्टे की और खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो होम स्टे की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। 1 से लेकर 6 कमरे तक बनाए जाएंगे और इसकी परमिशन डीएम देंगे, जिसके तहत लोग वहां पर रुक सकेंगे। तो इस तरह के कई एक प्रस्ताव थे, 9 प्रस्ताव थे, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव थे, 3 प्रस्ताव उनको भी मंजूरी मिली है। तो आज की जो बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण थी और उसमें इन सब प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बिल्कुल, आपने जिन जिन प्रस्तावों का जिक्र किया ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, चाहे होम स्टे योजना की बात हो या फिर कुछ और प्रस्ताव, चाहे गाजियाबाद की बात हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर लोगों की नजर बनी हुई थी वो अग्निवीर योजना थी। उसको लेकर अग्निवीर जो थे, देश के सैनिक थे, अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित थे और कहीं ना कहीं इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि आगामी चुनाव है और ऐसे में ये फैसला लेना भी कहीं ना कहीं एक रणनीतिक कहा जा सकता है आकांक्षा से प्रेरित भी है। सीमा, देखिए, जब अग्निवीर योजना का ऐलान किया गया और कहा गया कि अब सेना में अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या दीगर दल रहे हों। उन्होंने कहा परमानेंट नौकरी सरकार खत्म कर रही है, अग्निवीर कर रही है, 3 साल के बाद वो बेकार हो जाएंगे और ट्रेंड व्यक्ति रहेगा तो जाहिर है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा। अगर वहाँ से छोड़ के आता है वो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए इसमें एक व्यवस्था की कि पुलिस हो, पीएससी हो और जो दूसरी फोर्सेज हैं उसमें अब अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि 20% का आरक्षण दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। देवरिया में सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम में गोलीकांड सामने आया है। विजय नामक एक शख्स के पैर और पेट में गोली लगी, हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। हथियारबंद बदमाशों ने घर पर बरसाई थी गोलियां। बदमाशों ने विजय के घर पर ही कई राउंड फायरिंग कर दी। बजरंगी विश्वकर्मा और साथियों ने फायरिंग की है। पुलिस पर विजय नामक शख्स के व्यक्ति पर जिस तरीके से गोली लगी है, हालत बेहद गंभीर है, रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर में। सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम की ये घटना है। व्यक्ति जिनका नाम विजय कुमार है, उन पर कुछ लोग हमलावर हो गए, जिनमें बजरंगी विश्वकर्मा और उनके साथी शामिल हैं। उन्होंने उन पर गोली चलाई, जिससे उनके हाथ और रिब्स के पास गोली लगी है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। उनकी पत्नी ने इस संदर्भ में तहरीर दी है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पूरा मामला बताया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के खोराराम गांव में बीती देर रात जो है कुछ बदमाशों ने
विजय नामक युवक के घर पर चढ़कर जब कई राउंड गोलियां फायर की, जहां जो है विजय को 2 गोलियां लग गई, पैर और पेट में गोली लगी। और उसके बाद जो है देवरिया के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि हथियारबंद बदमाश उनके घर गए और अभी तक ये कहा जाए तो गोली मारने की अभी जो है घटना स्पष्ट नहीं हो पाई, आखिरकार गोली क्यों मारी गई, बदमाश क्यों पहुंचे थे। लेकिन ये बताया जाता है कि एक जो है बजरंगी विश्वकर्मा अपने कई साथियों के साथ उनके घर पर गए और उन्होंने ही गोली फायर की, जहां उनकी गोली लग गई। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि देवरिया में अब कहा जा सकता है कि देवरिया जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन यहाँ पे देखिए गोलीबारी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पूर्व एक महिला के बदमाशों ने गोली मार दी थी, वो भी आज गंभीर हालात में इस समय जो है कहा जाए तो अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं देवरिया में आज बीती देर रात जो है देखा गया कि गोलियों की बौछार रही और वहाँ पे जो है एक व्यक्ति को गोली लगी। तो कहीं कहीं देखा जाए कि देवरिया में वारदातें बढ़ गई हैं, आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है पूरे जिले में। बहुत धन्यवाद मनीषा आपका जानकारी देने के लिए। अमेठी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में रिफाइंड ऑयल से भरा एक टैंकर जो था वो पलट गया। रिफाइंड तेल भरने डिब्बे लेकर ग्रामीणों में होड़ सी लग गई इसको बटोरने के लिए। खेतों में गिरे तेल को भरने में जुटे रहे लोग। आप देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर रही। पलटने से टैंकर चालक तो गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोग तेल भरने की होड़ उनमें लगी रही और जिसने जैसे चाहा तेल वहां पर वैसे भरा। फिरोजाबाद में क्रिकेट खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। छाती में बॉल लगने से घटना ये घटित हुई है। टोंडला में क्रिकेट एकेडमी में मैच के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बल्लेबाजी करते हुए छाती में बच्चे को बॉल लगी और ये दुखद हादसा बच्चे के साथ हुआ। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छाती में बॉल लगी जिससे ये दुखद हादसा बच्चे के साथ हुआ है। टोंडला में क्रिकेट मैच के दौरान ये हादसा हुआ। बल्लेबाजी करते हुए छाती में बॉल लगी और बच्चे की ऑन स्पॉट मौत हो गई। फिरोजाबाद का ये मामला है। क्रिकेट खेल रहे 12 साल के बच्चे की मौत का मामला। बताया जा रहा है कि छाती में बॉल लगने से ये दर्दनाक घटना पेश आई और बच्चे की मौत हो गई। टोंडला का ये मामला है। क्रिकेट एकेडमी मैच के दौरान हादसा हुआ है बच्चे के साथ। छाती में बच्चे को माफ कीजिएगा बॉल लगी थी और ये हादसा हुआ। फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कैसे हुआ ये बच्चे के साथ हादसा? देखिए, बड़ा दुखद हादसा है। 12 वर्षीय बच्चा था अंश। क्रिकेट एकेडमी में टूर्नामेंट के दौरान इसको बॉल लगी है और सीने पे बॉल लगने से इसकी मौके पर मौत हुई। अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृतक घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और जो ट्रेनर, इन दोनों में कमियां रही हैं। ट्रेनर को चाहिए था प्रॉपर ट्रेनिंग और सेफ साइड से क्रिकेट में बच्चों को खिलाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही इस मौत का कारण बनी है। जी, धन्यवाद आपका। एक बड़ी लापरवाही बच्चे की मौत का कारण बनी और कई बार सेफ्टी मानक नहीं अपनाए गए जिसकी वजह से हादसा हुआ। नोएडा में अवैध इमारतों पर सीईओ लोकेश एम का एक्शन जारी है। नोएडा प्राधिकरण ने अब तक ऐसी 7 अवैध बिल्डिंग्स को सील किया है और सभी इमारतों पर लिखा है कि ये बिल्डिंग्स अवैध है। अब तक 170 बिल्डिंग्स अवैध की जा चुकी है घोषित। प्राधिकरण की अधिसूचित जमीनों पर भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है और रियल एस्टेट माफिया लगातार ऐसी इमारतें बना रहे हैं। भोले भाले लोगों को बेचे जा रहे हैं फ्लैट्स और दुकानें। सीईओ लोकेश एम अवैध इमारतों पर काफी सख्त हैं। वर्ष सर्कल में 8-9 बरौला हाजीपुर इलाकों में ये बड़ी कार्रवाइयां हुई। नोएडा में लगातार जो रियल एस्टेट माफिया हैं वो लगातार जगह जगह पर अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नोएडा विकास प्राधिकरण भी सख्त हुआ है और कार्रवाइयां शुरू हुई। इससे पहले भी कई अवैध बिल्डिंगों पर बाकायदा लिखा गया कि ये बिल्डिंग अवैध है। आज भी नोएडा विकास प्राधिकरण के सर्किल 8 और सर्किल 9 में बरौला और हाजीपुर, चूँकि हाजीपुर भी अवैध बिल्डिंगों का एक तरीके से हब बन गया है, यहाँ पर भी कई बिल्डिंगों को बाकायदा सील किया गया है और वहाँ पर उन बिल्डिंगों पर लिखा भी गया है कि ये बिल्डिंग अवैध है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और एक मैसेज भी देने की कोशिश करी गई है आम लोगों को कि जो अधिसूचित ज़मीन है या फिर जो प्राधिकरण की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उन ज़मीन पर जो मकानात बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, उन मकानातों में पैसा इन्वेस्ट ना करें, जिससे कम से कम आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।
सोनभद्र में अनियंत्रित ट्रक किशोरी के सिर पर चढ़ गया। बता दें कि वाहन चढ़ने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। आंखों के सामने बेटी की मौत से पिता सहम गया। बताया जा रहा है कि कुछ दूर वाहन खड़ा करके चालक मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार होकर पिता संग जा रही थी बच्ची। चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पुल की घटना है। आंखों के सामने ही एक पिता के सामने उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। कुछ दूर वाहन खड़ा करके चालक भी मौके से फरार हो गया। बहुत दुखद हादसा हुआ है। बाइक पर सवार होकर पिता संग ये बच्ची जा रही थी और उसी दौरान दुखद हादसा हुआ। बहराइच में एक मां की गोद से बच्चा उठा ले गया जानवर। घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में बच्चे का शव मिला। परिजन भेड़िए के द्वारा ले जाने की बात कह रहे हैं। वन विभाग का भेड़िए के हमले से साफ इनकार है। दोनों हाथ और एक पैर खा गया भेड़िया, ये परिजन बता रहे हैं। बच्चे की लाश को खा रहे थे 3 भेड़िए, ये परिजनों का कहना है। हरदी थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीपुरवा गांव का मामला है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये भेड़िया नहीं था, लेकिन परिजनों का साफ कहना है कि भेड़िए का हमला, बच्चे का एक पैर और एक हाथ भी भेड़िए ने खा लिया। 3 जो भेड़िए थे वो शव को खा रहे थे। फोन गया तो भेड़िए की सुनी की भेड़िए दौड़ के ले गए। कहाँ सो रहा था? बरामदे में सो रहा था। क्या और भी कोई बच्चा है? अपनी माँ के साथ सो रहा था, एक बेटी और है। फिर क्या आपने देखा? क्या सुना? हमने देखा, जो घर से आए तो वहाँ देखे बच्चे 5 बजे सुबह देखे, वहाँ जाके देखे तो 3 भेड़िए थी खा रहे थे। बच्चे का शौक किस अवस्था में था? दोनों हाथ खा लिए, एक पैर खा लिए। इसमें माँ के अपने साथ लेटा हुआ बरामदे में, और इसमें जानवर ये भेड़िया जो है पहुंची, इसने जो है दांत उठा लिया। इससे उसकी माँ जो है जागी, हमला किया। मैं सब लोग गांव भर दौड़े इसको ढूंढने, भी पुलिस भी ढूंढी। इसने ढूंढ घेर कर रात में बहुत ढूंढा। सुबह 5 बजे गन्ने के खेत में मिली। एक तो हाथ खा लिए, एक पैर खा लिए। सहारनपुर में नवनिर्मित एलिवेटेड रोड पर हादसा हुआ है। बाइकों की टक्कर में 2 शख्स की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। टक्कर से 2 बाइकें चकनाचूर हो गई। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है ये। बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। एलिवेटेड रोड पर हादसा हुआ है सहारनपुर में। इसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर ही जान चली। सहारनपुर से संवाददाता लियाकत जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या अपडेट मिल रही है? ये देर रात का मामला है। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के जो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे है, एलिवेटेड रोड, इस पर ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर हालत है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी धन्यवाद आपका। गोरखपुर में 2 किशोरियों के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें खोराबार पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया है। किडनैप करके बेचने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी महेश और गीता बिहार से गिरफ्तार हुई है। आरोपितों ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी, नौकरी का झांसा दिया था और बिहार ले गए थे। बिहार ले जाकर आरोपियों ने इनका सौदा करा दिया। दोनों किशोरियों को बिहार से सकुशल बरामद कर लिया गया है। शामली में थाना भवन में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात घटित हुई है। पुलिस ने अपराध के 2 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए थे आरोपी सलमान और तालिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 मोबाइल्स, 48,000 रुपए की नकदी। थाना भवन पुलिस ने इन दोनों को जेल भेजा है। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए थे आरोपी अपने साथ। आरोपी सलमान और तालिब की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 मोबाइल और 48,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। रविंद्र जुड़ गए इस खबर पर। रविंद्र, थाना भवन से जिस तरीके से ये वारदात घटित हुई थी, 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, और क्या अपडेट है इनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो है दुष्कर्म की एक घटना जो है
थाना भवन क्षेत्र में हुई थी। 2 आरोपी थे जो बहला फुसलाकर एक नाबालिग को ले गए थे। इसके अलावा कुछ नकदी भी जो है नाबालिग के घर से ले गए थे और पुलिस ने इस मामले में जो है नकदी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया और इसमें आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी जारी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था जहां पर ये बात दुष्कर्म की सामने आई थी। जी धन्यवाद रविंद्र आपका। लखनऊ में कई डॉग्स को जहर देने की एक घटना सामने आई जिसमें 10 से ज्यादा बेजुबानों को जहर देने का मामला सामने आया। राजाजी टैक्सी स्टैंड के पास 4 डॉग्स की मौत हो गई। लखनऊ में तालकटोरा थाना क्षेत्र की एक घटना है। ये एक बड़ी खबर है। लखनऊ से आपको बता दें कि कई ऐसे जो बेजुबान हैं जिनको जहर देकर मारा गया है। मानवीय संवेदना को झकझोरती एक खबर जिस तरीके से सामने आई है। कुत्तों को जहर देकर मारने की कोशिश और अब तक 4 डॉग्स की मौत हो चुकी है। कई क्षेत्रों में ऐसी जो घटनाएं हैं लखनऊ में सामने आई हैं। डॉग्स को जहर देने की घटना सामने आई है। 10 से ज्यादा बेजुबानों को जहर दिया गया। राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड के पास 4 कुत्तों की मौत हो गई। लखनऊ में कई जगह डॉग्स को जिस तरीके से जहर दिया गया है, 10 से ज्यादा बेजुबानों को जहर देने का मामला सामने आया है। वहीं राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड के पास 4 डॉग्स की मौत हो गई। कफील जुड़ गया इस खबर पर। कफील, क्या जानकारी है? देखिए, राजाजीपुरम इलाके में टैक्सी स्टैंड है, वहां पर लगभग 10 स्ट्रीट डॉग को जहर दे दिया गया जिसमें से 4 की मौत हो गई। 6 स्ट्रीट डॉग को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया, क्योंकि जो तमाम स्ट्रीट डॉग थे वो सड़क पर तड़प रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पहले पुलिस को दी। पुलिस ने पशु चिकित्सालय में फोन किया, वहां से टीम पहुंची। टीम ने सभी स्ट्रीट डॉग को अस्पताल में भर्ती कर लिया। लेकिन ये कहीं न कहीं पशु क्रूरता का मामला है। जिस तरह से स्ट्रीट डॉग के साथ हरकत की गई है वो काफी शर्मसार करने वाली है। बेजुबान जानवर को मारने की कोशिश की गई है। पुलिस का कहना है इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद आपका। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज खीर भवानी में मंदिर में कश्मीर में एक पहला बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जहां एक तरफ देश भर से हजारों भक्त जिला गंदबल के मां खीर भवानी मंदिर में पहुंचे तो वहीं किसी के चेहरे पर डर का कोई भाव दिखा नहीं। मां खीर भवानी को अपनी कुलदेवी मानने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के इन लोगों का कहना है कि खीर भवानी मां हमारे साथ आज भी है। पिछले सालों की तरह हमें इस साल उम्मीद है कि जो यहाँ के पिलग्रिमेज साइट पे आने वाले श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में आएंगे। उसके चलते पिछले 15 दिन से तो सिक्योरिटी इंतजाम जो है स्पेशली जो एरिया सैनिटाइजेशन और अश्योर करें कि यहाँ सेफ माहौल बने उसके लिए इन प्लेस है। बट एडिशनल रिक्वायरमेंट देखते हुए हमने एडिशनल फोर्सेस मोबिलाइज करके जो कि आज से टेक ओवर कर चुकी हैं और मेला खत्म होने के चंद दिन बाद भी यहाँ हमारी डोमिनेशन रहेगी। माता खीर भवानी जी का जो अष्टमी को हर ज्येष्ठ अष्टमी को पड़ता है हर साल की तरह, इस साल भी हमारे जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट ने अच्छे इंतज़ाम किए हैं और जिला इंतज़ामिया भी हमारी पूर्ण रूप से सहयोग करता है। तो आप देख ही रहे हैं कि सारे इंतज़ाम किए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। यात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको पूरा मद्देनजर रखा। अलीगढ़ में पुलिस ने हनी ट्रैप का खुलासा किया है। बता दें कि हनी ट्रैप के जरिए अक्सर कई लोगों से ठगी होती थी। एक महिला समेत 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। नकदी समेत कुछ सामानों को भी बरामद किया गया है। अतरौली पुलिस और एसपी देहात ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप का खुलासा कर दिया है। हनी ट्रैप के जरिए लोगों से ठगी किया करता था ये पूरा गिरोह और इसके कुछ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक महिला पकड़ी गई और 3 लोगों की इसमें अब तक गिरफ्तारी हुई। नकदी समेत कुछ सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगा रही है। अतरौली पुलिस और एसपी देहात ने संयुक्त रूप से इस मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। एक महिला समेत 3 की गिरफ्तारी इसमें अभी तक हुई है। अलीगढ़ से मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या अपडेट है?
देखिए इसमें बता दूं, ये एसपी देहात ने अतरौली पुलिस के साथ एक खुलासा किया है, जिसमें ये बताया है कि एक महिला जिसका नाम कविता बताया गया, उसका पति मोहित और उसका एक और साथी आकाश चौधरी, ये कि 3 लोग हैं। 3 लोग जो है हनी ट्रैप की घटनाओं को अंजाम देते थे। जैसा कि खुलासा करते हुए बताया गया है कि कविता जो नाम की महिला है, वो पहले फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को फंसाती थी प्रेम जाल में, और उनको जो है बुलाकर और उनके साथ लूटपाट की घटना और की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। एसपी देहात के खुलासे के अनुसार अब तक ये 6 से 7 मामलों में जो है घटनाओं को जो अंजाम दे चुके हैं, और करीब 3 लाख रुपए का इन्होंने जो है अपने स्वीकारा कि 3 लाख की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लूट की को। जैसा कि बताया गया है कि पहले ये अभी जो खुलासा हुआ है, अविनाश नाम का व्यक्ति है जो कि बिहार का निवासी है, मौजूदा कंडीशन में अभी दिल्ली का निवासी है। उससे फेसबुक से मुलाकात हुई थी कविता से। उसने अलीगढ़ के खेरुसर चौराहे पर उसको बुलाया, जहां घटना को अंजाम दिया। उससे एक बाइक, मोबाइल और नकदी और आधार कार्ड ये सब जो है लूट लिए थे, और उसको मारपीट करके भगा दिया था। उसी के मुकदमे के आधार पर जो है जांच चल रही थी। इसी दौरान थाना अतरौली में जो अलीगढ़ अतरौली रोड पर चेकिंग के दौरान अतरौली पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ में इन सभी घटनाओं का अंजाम का और ऐसी इन सभी घटनाओं का जो खुलासा किया है। धन्यवाद मुकेश आपका। अयोध्या में सप्त सागर कॉलोनी के होटल में बदसलूकी का मामला सामने आया है। कमरे में घुसकर बदसलूकी करने के आरोप लगे हैं। इसमें घटना के बाद परिवार वापस बिहार लौट आया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। सप्त सागर में एक कॉलोनी में जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों के साथ बदसलूकी की गई। कमरे में घुसकर बदसलूकी करने का मामला, और इस घटना के बाद दहशत में आ गया ये परिवार, बिहार वापस लौट आया। अमरोहा से अगली खबर है। पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। राम अवतार का इकलौता बेटा था अश्वनी। घटना के वक्त घर में अकेला था। नगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का मामला है। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया है। बसपा नेता राम अवतार का इकलौता बेटा था अश्वनी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में अकेला था। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का मामला है। लखनऊ में एक युवक में इसके साथ 20,000 रुपए और मोबाइल लूटने की घटना सामने आई। युवक से ट्रांसफर कराए गए थे 95,000 रुपए। नशे का इंजेक्शन देकर 4 दिनों तक घुमाते रहे उसे। संडीला में बंधक बनाया गया। दोबग्गा में आरोपी उसको छोड़कर भाग गए। 5 दिन के बाद पारा की पुलिस ने चोरी का केस लिखा है। नशे का इंजेक्शन देकर 4 दिनों तक आरोपी उसे घुमाते रहे। अंदर मारपीट करने लगे। मारपीट करते समय पैसा था 20,000 रुपये, मोबाइल था वो भी सब छीन लिया। और मोबाइल में 14,70,000 रुपये था। उसमें पिन पूछा, पूछ के इसमें पैसा भी ट्रांसफ़र किया। उसके बाद गाड़ी फिर रात में कहीं ले गए सुनसान में, उसमें सुई लगा दिया। एक सुई लगाते समय हमको कुछ याद नहीं। फिर उसके बाद जब सुबह जागे तो देखा एक कमरे में बंद थे। कमरा बाहर से बंद था, उसमें ताला भी लगा था। उसमें 4 दिन रहे। मंगल वाली रात को हमको छोड़ा है। ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो प्राधिकरण के 10 आवंटियों को कब्जा मिला है। आवंटियों को 16 साल के बाद जाकर प्लॉट पर कब्जा मिला। प्राधिकरण ने प्लॉट पर अवैध कब्जे को हटाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2 की 9 और 18 मीटर रोड ग्रीन बेल्ट बनाने का रास्ता भी साफ किया। 10,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया। 5 घंटे तक बुलडोजर चला और जमीन की कीमत 100 करोड़ बताई गई। वाराणसी में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर भड़के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने मांग की है कि मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करवाया जाए। सनातन बोर्ड बनाकर धर्माचार्यों के द्वारा संचालित हो मंदिर। शंकराचार्य के सोशल मीडिया पर ये बयान जो है वो जारी हुए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड बनाकर धर्माचार्यों के द्वारा मंदिर संचालित किया जाए। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ पूरे देश में जो सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं वो मुहिम चलाए हुए हैं कि जिन जिन मंदिरों और धर्म स्थानों का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है उनको वापस लिया जाए और सनातन धर्म बोर्ड बना करके धर्माचार्यों के द्वारा उसका संचालन किया जाए। हम तो वृंदावन के
धर्माचार्यों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बना करके एक तरह से सरकारी अधिग्रहण किया जा रहा है, इसको मत होने दीजिए। जो हमारे गोस्वामियों की वहाँ पर परंपरा है, उस परंपरा का हमें पोषण करना चाहिए। रायबरेली में गांजे के साथ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। बरामद हुआ 1 किलो 170 ग्राम गांजा। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया अभियुक्त। डीह पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मेरठ में तेज धमाके के साथ एक मकान में विस्फोट हुआ है। मकान की छत और दीवारें गिर गई। मकान में विस्फोटक सामग्री थी। मलबे में दबे बच्चे को लोगों ने रेस्क्यू किया। मकान में पटाखे बनाए जाने की आशंका है। मकान मालिक परिवार सहित मौके से फरार है। इस तरीके से विस्फोट हुआ, उसमें कई लोग भी फंस गए। एक बच्चा भी बताया जा रहा था जिसको रेस्क्यू किया गया। मकान में बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री थी। कई लोग इसमें यहाँ पर दब गए, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। थोड़ी देर पहले थाना कोतवाली के जाहिदियान मोहल्ले में एक जर्जर मकान की छत गिरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत गिरने से ही जो धमाके की आवाज हुई है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मकान के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी, ये लोग पटाखे बनाते थे। प्रथम दृष्टया ऐसी न कोई स्मेल आई है, न कोई क्या बोलते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो जाँच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घायल भी हुआ है? अभी कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं है। 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की, उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था। और इसमें मेरे ख्याल जानी तो कोई नुकसान है नहीं। आस पास के एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है, लेकिन ये जांच का विषय है। शुएब जुड़ गए मेरठ से। शुएब, क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री भी मकान में रखी हुई थी और जो मकान मालिक है वो भी नहीं है अभी। बिल्कुल, ये शाहिद नाम के एक व्यक्ति का मकान है। इसके अंदर आज करीब अभी आधा घंटा पहले जो है वो तकरीबन बहुत तेज आवाजों के साथ जो है वो विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि मकान जो है, जो शाहिद है, ये जो है जो शादी होती है उनमें डेकोरेशन का और फोटोग्राफी का भी काम करते हैं। इस घर के अंदर जो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि जो गंधक पटास है वो उसको जो मिक्स करके जो है जो पटाखे होते हैं शादी विवाह में जलाने वाले, वो पटाखे बनाए जाते थे। उसी दौरान ये जो गंधक पटास है वो वहाँ पे मिलाई जा रही थी। इसी दौरान धमाका हुआ और धमाका होने के बाद एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसके बाद जो मकान की ऊपरी मंजिल की जो छत थी, जो लेंटर था, वो पूरी तरह से उड़ गया। जो मकान की जो दीवारें थी वो भी टूट कर नीचे गिर गई। तो पूरा जो मकान था वो क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के अंदर एक बच्चा जो था वो मलबे के अंदर दबा था, जिसको तत्काल वहाँ के लोगों ने जो है वो रेस्क्यू कर उस बच्चे को वहाँ से उसमें से निकाला और निकालने के बाद उसको उपचार के लिए भर्ती कराया। लेकिन हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हादसा हुआ उसके बाद जो जितने लोग वहाँ मौजूद थे, परिवार के करीब 6 से 7 सदस्य जो है वो घर के अंदर बताए जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी थे, वो सभी सदस्य थे वो हादसे के बाद जो थे वो फरार हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है जितने भी व्यक्ति थे ये सभी संदिग्ध थे। ये कुछ ऐसी विस्फोटक सामग्री, ये कुछ पटाखे नुमा जो था वो घर में बनाया जा रहा था, जिसके बाद हादसे के बाद उन्होंने पुलिस की जवाबदेही से बचने के लिए फरार हो गए। अब पुलिस की पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, सबने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। तो अभी जो एसपी सिटी है उनका कहना है पूरे मामले में जो मामला है वो काफी संदिग्ध लग रहा है। जो फरार परिवार है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए शुएब। तो धमाका जिस तरीके से हुआ है, कई लोग इसमें बताया जा रहा था दब भी गए, बच्चे भी थे, रेस्क्यू फिलहाल किया गया है। अमरोहा में गांव वालों और बारातियों पर टूटा कहर। बारातियों पर हमला करके पत्थरबाजी की गई। मामला खूनी संघर्ष में अख्तियार हो गया। मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने पथराव करने वालों को खदेड़ दिया। गजरौला थाना क्षेत्र के रहदरा का ये मामला है। मामला देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। प्रबल जुड़ गए हैं। प्रबल, क्या है मामला? देखिए, गजरौला थाना क्षेत्र के गांव रहदरा का यह पूरा मामला है, जहां पर एक जाटव समाज की जैसी बारात गांव में गई थी, जहां पर देर रात किसी पुरानी रंजिश को लेकर यादव समाज के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और खूनी वहां पर संघर्ष हो गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान पथराव भी वहां पर किया गया। सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने जो आरोपी थे उनको खदेड़ने के लिए पथराव किया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो मारपीट हो रही है और पथराव किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी, धन्यवाद प्रबल आपका।
आगरा में बिजली करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि घर के बाहर लगे पोल में करंट दौड़ गया और युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शिकायत पर अभी तक मामले की सुनवाई नहीं हुई है। मजदूरी का काम करता था ये व्यक्ति। थाना अचनेरा क्षेत्र के मांगरौल जाट इलाके का मामला है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट के आवासीय प्लॉट्स में शोरूमों का मामला सामने आया। इसमें आवास विकास ने 60 संपत्तियों के आवंटन को रद्द किया है। लैंड यूज के विपरीत बिना मानचित्र के ही निर्माण करा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें आवंटन रद्द हुआ है। संपत्तियों के आवंटन रद्द होने से मालिकाना हक भी खत्म हो चुका है। 661/6 संपत्ति के ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है। परिषद को अवैध कॉम्प्लेक्स समेत 52 दोषी पाए गए हैं। सभी 52 संपत्ति मालिकों के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज होगा। ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है बदस्तूर। अब तक कुल इस मामले में 52 दोषी पाए गए हैं और सभी 52 मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अब तक 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए थे, 52 दोषी भी हैं। पूरा मामला आपसे जानेंगे कि क्या था। देखिए, यहाँ जो शास्त्री नगर इलाका है ये पूरी कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी, और यहाँ पर पिछले कुछ साल पहले एक मार्केट डेवलप किया गया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल मार्केट का। और ऐसे करीब 6000 से ज्यादा प्रतिष्ठान हैं जो लैंड यूज को बदले बगैर यहाँ पर अवैध निर्माण किए गए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पिछले दिनों आया था और उसमें अब ये साफ इंस्ट्रक्शन और आदेश दिया गया है कि जो भी निर्माण अवैध है वो ढाए जाएंगे। सबसे पहले जो गाज गिरनी है वो 661/6 जो एक प्लॉट है जिस पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके 52 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो उसके स्वामी है और उनके खिलाफ जो प्रक्रिया है मुकदमा दर्ज करने की वो की जा रही है। इसके अलावा 60 से ज्यादा ऐसे प्लॉट मालिक हैं जिनका आवंटन रद्द कर दिया गया है। ये सारी संपत्तियां आवासीय प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण करके तैयार की गई थी और इस तरीके से जब उनका आवंटन रद्द हो गया तो अब उनका मालिकाना हक भी इन संपत्तियों से खत्म हो गया है। धीरे धीरे करके आवास विकास परिषद इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। जी बहुत धन्यवाद नरेंद्र आपका। बलिया से अगली खबर है। यहाँ पर बिजली नगर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ट्रांसफार्मर फूंक गया है। बेलथरा रोड के बिजली नगर का ये मामला है। शामली से अगली खबर है जहां पर शातिर आपराधिक मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के कब्जे से चरस मिली है। सागर और जानी पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। 6 सालों से पुलिस से बचकर भाग रहा था आरोपी। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने भारत समाचार से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज एक बड़ी कैबिनेट बैठक हुई जिसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा अग्निवीर का, जिसमें उनको 20% का पुलिस की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया गया है। 3 वर्ष की जो आयु सीमा है उसको तय किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी अग्निवीरों को आपको लगता है कि सौगात दी गई है अध्यक्ष जी? हाँ, निश्चित रूप से राज्य सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है कि पुलिस में सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया है। और निश्चित रूप से जो एक लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि सेवा के बाद अग्निवीरों का क्या होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो उसी विशेष व्यवस्था में हमारी यूपी सरकार ने एक निर्णय किया है कि पुलिस की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देंगे
तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है अध्यक्ष जी विपक्ष को भी एक बड़ा जवाब देने का काम किया? विपक्ष इस योजना का मजाक उड़ाता था, उपहास उड़ाता था कि 5 साल में भर्ती करके इन लोग को रिटायर कर देंगे, लेकिन अब सरकार उनका ध्यान दे रही है। निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से हमारे जो अग्निवीर हैं, जो एक सेना का प्रशिक्षण प्राप्त करके, उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त करके और पुलिस में और अन्य विभागों में आएंगे और उनका आचरण भी उसी स्तर का होगा, उसी स्तर के आधार पर वो अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है, बताया जा रहा है 9 जून से 21 जून तक कई कार्यक्रम होंगे। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार के 11 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने एक अभियान हम लोगों ने लिया है, उसकी आज कार्यशाला है और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष के जो हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी काम हैं 11 वर्षों में हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम घर घर जाएंगे। कि सहयोगी दल की एक सीट गई है, अगर आंकड़ों की बात करें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आपको लगता है कि अब विपक्ष भी वहां पर अपनी ताकत लगा सकता है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात